हाल ही में मोहन यादव ने कई दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। आरएसएस और बीजेपी के अंदर उनका कद बढ़ गया है। जिससे उन्होंने पार्टी के कई कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर लागू किया है, जिसके कारण केंद्र नेतृत्व ने उन पर भरोसा दिखाया। हाल ही में टीवी पर दिए गए इंटरव्यू में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि पार्टी अपने सभी कार्यकर्ताओं पर गहरी नजर रखती है। उन्होंने कहा कि हम उनकी गतिविधियों, उनके इतिहास और उनके प्रतिक्रियाओं पर अच्छी जानकारी रखते हैं और समय समय पर इसका अध्ययन भी करते हैं। आपको बता दो, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने करीबी नेताओं और अधिकारियों का उनको लेके कहना है, उनका मानना है कि वह बिना किसी दिखावे के चुपचाप अपना काम करते हैं और संभव है कि उनकी इसी खासियत को उन्हें लाभ मिला। वहीं 11 दिसंबर जिस दिन उन्हें मुख्यमंत्री घोषित किया गया, यादव ने खुद संवाददाताओं से कहा कि वह बीजेपी विधायक दल की बैठक में अपना नाम पुकारे जाने पर चकित थे। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मोहन यादव की कौन सी दावेदारी या किस प्रकार या कैसे बने मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद, जिन्होंने कई दावेदारों को पीछे छोड़ दिया। आपको बता दो, उज्जैन दक्षिण यानी साउथ विधानसभा क्षेत्र में 3 बार विधायक रहे यादव एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरे हैं जिन्होंने कई दावेदारों को पीछे छोड़ दिया है। इनमें तब जब मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान भी शामिल थे, जिनकी सरकार में वह जुलाई 2020 से उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। कुश्ती के प्रति उनके लगाव के कारण स्थानीय लोग उन्हें मोहन पहलवान भी कहते हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रूप में 13 सालों तक काम किया। आपको बता दो, प्रदेश के कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कुश्ती के भारतीय रूप यानी दंगल या मैट की तरह मिट्टी पर होने वाली कुश्ती को बढ़ावा दिया। उन्होंने साल 1982 में उज्जैन से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत छात्र राजनीति के साथ की और बाद में 1984 में एबीवीपी के पदाधिकारी बने। फिर साल 1991 से 92 में वह इसके राष्ट्र सचिव रहे और मोहन यादव ने आरएसएस और बीजेपी के साथ जुड़कर लगातार काम किया। उनके करीबी सहयोगी ने बताया कि वह संघ और पार्टी के एक ईमानदार कार्यकर्ता भी रहे, जिस पर बीजेपी की और कार्यकर्ताओं की कई दिनों से नजर थी, यानी कि उस पर पहले से हमेशा नजर रखते थे, ऐसा कहा जाता है। अब वो साल 2003 में तब मुख्यमंत्री रही उमा भारती ने उन्हें उज्जैन के बड़नगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया था, लेकिन स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया था। उन्होंने अगले 10 सालों तक धैर्य के साथ इंतजार किया और 2013 में उज्जैन दक्षिण से चुनाव लड़कर उन्होंने जीत दर्ज की। जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, उनका कहना है कि पिछले कुछ सालों में आरएसएस और बीजेपी के शीर्ष नेताओं की उज्जैन महाकाल दौरे की व्यवस्था संभाली है। ऐसा करने से उन्हें सुरेश सोनी और जेपी नड्डा जैसे संघ के शीर्ष पदाधिकारियों के करीब आने का मौका मिला। यानी उन्होंने कार्यों से ऐसे बड़े पदाधिकारियों जो सुरेश सोनी और जेपी नड्डा हैं उनके करीबी के आने का मौका मिला, करीब आने का मिला और नजदीक से जानने समझने का मौका मिला। आपको तो वह एक कट्टर आरएसएस व्यक्ति है और उनके फैसलों में सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने की संघ की विचारधारा भी दिखती है। चाहे वो मध्य प्रदेश में भगवान कृष्ण से जुड़े काम मशहूर स्थानों को विकसित करने की योजना हो या 2021 में उच्च शिक्षा संस्थानों में रामायण और महाभारत की वैकल्पिक विषयों के रूप में शामिल करना, इन कार्यों में उनका अहम योगदान है। अब तो मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके पहले फैसलों में उनकी हिंदुत्व की विचारधारा दिखती है, क्योंकि उनमें धार्मिक स्थलों पर तय सीमा से अधिक आवाज में लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध और खुले में मांस और अंडे की बिक्री पर रोक का सख्ती से लागू करना शामिल था। उज्जैन, भोपाल और ग्वालियर जैसे शहरों में मांस की दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। उन्हें करीब से जानने वाले लोग बताते हैं कि वो अपनी छवि को लेकर बेहद या कहें बहुत सचेत थे और दुष्प्रचार से बचने के लिए अपने फैसले वापस लेने से नहीं चलते। विवादों से भी अछूते नहीं है, पर उन पर उज्जैन मास्टर प्लान में अपने और अपने परिवार के सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि भूमि को आवासीय में बदलने का आरोप भी लग चुका है। विवादों से भी घिरे हैं वो।
हंगामा बढ़ने पर शिवराज सिंह चौहान को इस मामले में दखल देकर भूमि को वापस कृषि भूमि में बदलना पड़ा था। ये घटना पहले की है जब मोहन यादव विवादों में घिरे थे। कुछ का दावा है कि यादव की उपलब्धियों से ज्यादा जाति समीकरण ने उसकी मदद की। 2024 के लोकसभा चुनाव में पहले यादव, जो कि ओबीसी नेता हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने सिर्फ मध्य प्रदेश में ओबीसी समाज को अपने पक्ष में करना चाहती है, बल्कि पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार में समुदाय की बड़ी संख्या को भी प्रभावित करना चाहती है। लोकसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी हैं और ऐसे में यादव के सामने भाजपा के विधानसभा चुनाव के वादों को पूरा करने और बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए अपनी योग्यता साबित करने की चुनौती जो उनके मुख्यमंत्री बनने से चकित कर रहे हैं। ये तो कई सारे थे, कई एंगल थे जो मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री के लिए सबसे पहला पसंद प्रमुख दावेदार बनाता है, जिसमें कि उनका यादव समाज को एकीकृत करना, धर्म में सनातन धर्म संस्कृति को बढ़ावा देना, उसके प्रति कट्टरता रखना, मतलब उनको लेके बढ़ावा देना, अब कट्टरता नहीं कह सकते, उनको लेके बढ़ावा देना, उपलब्धियां करना और धर्म के प्रति विचारधारा रखना, उनका व्यक्तिगत तौर पे कार्यकर्ताओं के आसपास के कार्यकर्ताओं में ईमानदारी से काम करना और धैर्य धरना, ये कई सारी बातें हैं जो उनके प्रदेश के, उनके क्षेत्र के जनता, वहां के लोग, कार्यकर्ता उनके बारे में कहते हैं, जानते हैं। और ये सारी चीजें थी जिन पर केंद्र की बीजेपी सरकार के कार्यकर्ताओं और सभी ने, जेपी नड्डा इत्यादि सभी ने पहले से नजर रखी थी, जिस वजह से कई सारे दावेदारों को पीछे करते हुए मोहन यादव को पहले मुख्यमंत्री के रूप में सबसे पहली पसंद के रूप में रखा गया। और यह भी देखा गया क्योंकि ये मुख्यमंत्री बनना उनको आने वाले लोकसभा चुनाव में भी कई प्रभावित करेगा, चाहे वो पूरा मध्य प्रदेश हो और आसपास में अगर उत्तर प्रदेश बिहार की बात करें तो उनके भी एक अच्छा खासा वोट का समीकरण प्रभावित कर सकता है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।